फ्रेंड्स वेलकम बैक। बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने का मास्टर प्लान रेडी। वेरी गुड। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, देश से घुसपैठियों को भगाने के लिए भारत ने एक बड़ा मास्टर प्लान रेडी कर लिया है। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए बताया कि बोल क्या बताया भारत की आगे की प्लानिंग क्या है और लगातार बदलती हुई देश की डेमोग्राफी कैसे हमारे देश देखा। मैं तब से बोल रही हूँ, कितने टाइम से बोल रही थी कि देश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और देखते जाना कितने सालों के अंदर आपको मेजॉरिटी कुछ और दिखेगी। अभी तो आप सेंसस करा लो। हाँ, फिर ये भी बोलते हैं। मुझे भी कितनी बारी बोला 2011 का सेंसस किया हुआ है। तभी धक्का कौन सी कंट्री लगेगा। में हर 10 साल बाद होते हैं, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। अगर अभी करोगे ना तो पूरे देश को धक्का लगेगा। वो भी बता देते हैं अभी से ही। क्या है वो प्लानिंग और घुसपैठ की दिक्कत कितनी बड़ी है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। So the center has constituted this high-level committee on demographic change to study the impact of illegal infiltration and unnatural population shifts across the country. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 26 मई को अवैध घुसपैठ को रोकने और उससे होने वाले नुकसान से निपटने के लिए एक बेहद बड़ी अनाउंसमेंट की। उन्होंने देश में अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज और इलीगल इमिग्रेशन की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी के गठन का ऐलान किया। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि घुसपैठ के कारण होने वाला अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज किसी भी देश के प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब इस हाई लेवल कमेटी के मेंबर्स कौन है ये भी जानते हैं। ये समिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2025 को की गई हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की घोषणा के तहत बनाई गई। इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ देश के टॉप एक्सपर्ट्स भी इसमें शामिल हैं, जिसमें देश के सेंसस कमिश्नर पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव, प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शमिका रवि भी शामिल है। ये कमेटी 1 साल यानी 12 महीने के भीतर देश में अवैध घुसपैठ के पैटर्न और सामाजिक बदलावों का पूरा एनालिसिस करके अपनी रिपोर्ट और इसका टाइम बाउंड सोल्यूशन सरकार को सौंपेगी। अच्छा, गुड। पर एक दूसरा भी कर लो, वैसे ही देश का कर लो, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसका भी सेंसस कर लो। अगर जरूरत पड़ी तो इसका कार्यकाल 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है। हो रहा है अगले साल। अब इस कमेटी का काम क्या होगा? बाय गॉड, ये कोई नॉर्मल जांच दल नहीं है, बल्कि इसका काम देश की सुरक्षा और संप्रभुता को जिसकी ये दीवार है उसने बोला नहीं है क्या चल रहा है, मेरी दीवार कैसे बना रहे हो, कैसे कर सकते हो। अब पता लगा दीवार जो है गवर्नमेंट की होगी। और ऐसे करते हैं, फिर जो बाहर से आएगा इंसान और ये देखेगा ऐसे रहते हैं तो वो क्या बोलेगा। दीवार कंट्रोल में टीएमसी के और उसने बनवा दिया सारा, पूरा लाइन पे लगाई हुई है, पूरा उन्होंने बनाया। ऊपर पता नहीं क्या कपड़े से रखे हुए हैं, क्या वेट लगा रहे हैं कि उड़ना है टेंट। ओला और बाकी अननेचुरल रीजंस से पूरे भारत में हो रहे आबादी के इंबैलेंस का बारीकी से स्टडी करना, धार्मिक और परमानेंट टाइप ही बन गए हैं, जैसे होते हैं ना कि पक्का ही बना लिया अपना इलाका। सामाजिक कम्युनिटीज के लेवल पर आबादी में आया चेक हो रही है नेचुरल बदलावों का एनालिसिस करना। पर जिसने छुपना है वो तो पहले ही छुप के बैठा होगा, उसको कैसे ढूंढोगे। इसमें शामिल है ये मुख्य रूप से आदिवासी यानी ट्राइबल समाजों के संरक्षण, राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए काम करेगी। इसमें सबसे बड़ी प्लानिंग है घुसपैठिया मुक्त भारत का बड़ा एक्शन प्लान, जहां इस घोषणा से ठीक 4 दिन पहले 22 मई 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के कार्यक्रम में सरकार के इरादे साफ कर दिए थे, जो इस कमेटी की घोषणा से सीधे जुड़े हैं। अमित शाह ने संकल्प दोहराया कि जैसे देश को नक्सलवाद की 50 साल पुरानी समस्या से पूरी तरह मुक्त कराया गया है, वैसे ही अब देश को घुसपैठिया मुक्त बनाया जाएगा। अरे वाह, वेरी गुड। एक अवैध नागरिक की पहचान करके उन्हें बाहर निकाला जाएगा। भारत बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान सीमाओं को पूरी तरह से स्मार्ट बॉर्डर में बदला जाएगा। गुड। इसके तहत घुसपैठियों, मवेशी तस्करों और ड्रोन से होने वाली हथियारों की सप्लाई को रोकने के लिए आधुनिक ड्रोन, रडार और स्मार्ट कैमरे तैनात किए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी अब सिर्फ सीमा पर खड़े रहने तक सीमित नहीं होगी। गृह मंत्री ने निर्देश दिए कि स्थानीय पटवारी, पुलिस स्टेशन, जिला कलेक्टर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी के साथ मिलकर उन रास्तों और नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए जहां से नए घुसपैठिए भारतीय गांवों में शरण लेते। चलो, अच्छी चीजें अब शुरू हो रही हैं। इसका फोकस बांग्लादेश सीमा से सटे 3 प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में रहेगा। ये पूरे अभियान के केंद्र इन्हीं 3 राज्यों में रहने वाले हैं। गृह मंत्री इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल बैठक करने वाले, ताकि सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत किया जा सके। दोस्तों, इन्होंने बोला क्या था, असम वहां पे अपनी है बीजेपी, अब वेस्ट बंगाल में भी और त्रिपुरा में भी बीजेपी है क्या? बताना भैया वहाँ कौन है। अवैध घुसपैठ के आंकड़े केवल नंबर्स नहीं है, बल्कि ये देश के इंटरनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक ताने बाने और रिसोर्सेज पर बढ़ते दबाव की एक ऐसी गंभीर तस्वीर। ये क्या निकल रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं पेश करते हैं, जो सुरक्षा एजेंसी और थिंकर्स को घर वापस जा रहे हैं। क्या आए क्यों थे? पूरा का पूरा परिवार इलीगली कैसे आ गए, बच्चों समेत? घर वापस जाओ और क्या, हद्दी हो गई। देश के डेमोग्राफी से जुड़े मामले हैं। बांग्लादेश की बात करते हैं दोस्तों। बांग्लादेश के साथ भारत की 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसका एक बड़ा हिस्सा नदियों, जंगलों और दलदली इलाकों से गुजरता है। यही कारण है कि सबसे बड़ी घुसपैठ इसी रास्ते से होती है। भारतीय संसद में सरकार द्वारा दिया गया जो डेटा है उसके हिसाब से कितने लोग आए हुए हैं,
सब ठीक है, गरीब अपने घर गरीब जाइए और लोग आए ठीक है, अपने घर हैं जाओ। काम के लिए कुछ भी करने के लिए, अपने देश पर में कमाल उससे करो। देश हमारे देश पे कितना नुकसान हो रहा है जब ऐसे लोग आते हैं। भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या लगभग 1 करोड़ 20 लाख। फिर यही झोपड़ियां बनाते हैं और उससे पूरी कंट्री का लुक खराब होती है और लगता है कि ये कैसी कंट्री है। दी गई थी। नहीं, कई independent think tank और illegal तो सीमा नहीं कर सुरक्षा सकते विशेषज्ञों ना। का मानना है है कि ये संख्या अभी 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच हो सकती है। हालांकि सटीक नंबर्स होना मुश्किल है क्योंकि ये लोग लोकल लेवल पर अवैध रूप से पहचान पत्र जैसे राशन कार्ड और आधार कार्ड बनवाकर आबादी में घुल मिल जाते हैं। वही तो मैंने कहा था। असम और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर जिलों में मुस्लिम आबादी की बढ़ती दर नेशनल औसत से कहीं अधिक है। असम के 34 में से 9 से अधिक जिले मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। हाल ही में मई 2026 में पश्चिम बंगाल सुन लो, बहुमूल हो चुके और हैं। असम में घुसपैठियों की पहचान के लिए डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट यानी पहचानो, हटाओ और वापस भेजो की नीति के तहत मालदा जैसे जिलों में यानी असम की तरह करेंगे। होल्डिंग सेंटर्स बनाने पड़े। बांग्लादेश के घुसपैठियों के पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में इकट्ठे होकर जाते हुए बड़ी तस्वीरें वायरल हुई। पूरे परिवार आए हुए लीगली। खुद वहां के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने इसको सी ऑफ करते हुए बोला कि जल्दी भाग जाओ बे, इससे पहले कि हम भगा दें। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करे। कई बार अच्छा बोला। तो बॉर्डर्स पर खुद बीएसएफ वालों ने वहां की सेना द्वारा और घुसपैठ ये हमने देखा था ना, समझ नहीं आ रहा तो हो क्या रहा है। की वारदातों को पकड़ा है। कितने बांग्लादेशी तो खुद कैमरे पर ये कबूल कर रहे हैं कि वो 5 साल पहले इस देश में आए थे, लेकिन अब उनके यहाँ आते ही सरकार ने उनको भगाना शुरू कर दिया है। 5 বছর আগে দমদম রাজমিস্ত্রির কাজ। क्या बोल रहा है? बंगाली। साथ ही दोस्तों पाकिस्तान से आए घुसपैठे भी सबसे आगे। पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ बांग्लादेश जैसी नहीं है। यहाँ लोग रोजगार के लिए नहीं बल्कि एक खास साजिश के तहत आते हैं। वही तो। सीमा पर फेंसिंग और भारी सेना की तैनाती के कारण ट्रेडिशनल घुसपैठ बहुत कम रह गई है। सुरक्षा बलों के आंकड़ों के अनुसार हर साल एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 से 200 आतंकी घुसपैठी भारत में घुसने की कोशिश। नहीं, अब तो पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के थ्रू भेजेगा, तो इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इतना बैरियर हो कि कोई आ नहीं पाए। करते हैं, जिनमें से अधिकांश मार गिराए जाते हैं या पकड़ लिए जाते हैं। पिछले कुछ सालों में पंजाब और जम्मू सीमा पर इंसानों से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोनों की घुसपैठ बढ़ी है। ये लो, हर साल 300 से अधिक ड्रोन ले लो। घुसपैठ दर्ज की जा रही है, जो कि ड्रग्स, जाली नोट और चीनी हथियार भारतीय सीमा में गिरा रहे हैं। कम संख्या होने के बावजूद ये देश की सुरक्षा के लिए सबसे घातक है, क्योंकि बाप रे। इसका सीधा संबंध आतंकवाद, स्लीपर सेल और देश में अशांति फैलाने से है। इसके अलावा देश में नेपाल का बॉर्डर भी हमको देखना है। भारत और नेपाल के बीच नेपाल भी प्रॉब्लम हो रही है। 1751 किलोमीटर लंबी ओपन बॉर्डर है, जहां किसी वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। वो भी तो मूल रूप से नेपाली नागरिकों का भारत आना अवैध घुसपैठ की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि नहीं, अब वहां से भी होगा। और सुने भी तो है कितने जो आई है, इवन धुरंधर में भी तो नेपाल का नाम आया था कि नेपाल के थ्रू भेजेंगे पैसा। दोनों देशों के बीच संधि है। भारत में लगभग 60 से 80 लाख नेपाली नागरिक रहते हैं और काम करते हैं, लेकिन असली खतरा हमेशा थर्ड कंट्री इन्फिल्ट्रेशन से होती है। नेपाल सीमा का आंकड़ा इसलिए डराता है क्योंकि इस खुली सीमा का दुरुपयोग। वो सीमा हैदर कौन थी? वो भी तो ऐसी आई थी इलीगली, और उसको रखा हुआ इलीगल बंदी को अभी तक। तीसरे देश के अपराधी और जासूस करते हैं। पिछले कुछ सालों में सैकड़ों चीनी नागरिक, पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट्स और बांग्लादेशी नागरिकों को नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से घुसते हुए पकड़ा गया है। बिना किसी दस्तावेज के कोई भी विदेशी नागरिक नेपाल के रास्ते बिहार या यूपी की सीमा से भारत के किसी भी शहर में दाखिल हो सकता है, वही तो, जिससे इसकी निगरानी करना बेहद चैलेंजिंग हो जाता है। दोस्तों, अवैध घुसपैठियों की समस्या सिर्फ देश की इंटरनल सिक्योरिटी या पॉलिटिक्स से सीमित नहीं है। ये भारत की इकोनॉमी की बुनियाद पर भी एक बहुत बड़ा और अदृश्य बोझ है। जब बिल्कुल। लाखों करोड़ों लोग बिना किसी कानूनी रिकॉर्ड के किसी देश में रहने लगते हैं, तो वे वहां के आर्थिक ढांचे को कई तरह से डैमेज करते, नुकसान पहुंचाते हैं। भारत सरकार अपने नागरिकों को राहत देने और उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए हर साल लाखों करोड़ रुपए की सब्सिडी और कल्याण वो ये यूज कर लेंगे। योजनाएं चलाती हैं। अवैध घुसपैठी भारत में आने के बाद सबसे पहले लोकल दलालों की मदद से जाली पहचान पत्र वही तो बना लेते हैं। बंगाल में टीएमसी के राज में ऐसा न जाने कितना होता था। इसके बाद वे मुफ्त या बेहद सस्ते राशन जैसे पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, मुफ्त इलाज जैसे आयुष्मान भारत और मुफ्त बिजली पानी नहीं, इस तरह से तो कभी गरीबी हटेगी नहीं अपने देश में, क्योंकि बाहर से गरीब आ ही जा रहे हैं। योजनाओं का लाभ उठाने लगते हैं। ये पैसा और संसाधन भारत के गरीब नागरिकों के उनको तो मिला नहीं, जो देश के ईमानदार टैक्स पेयर्स की जेब से आता है। ये यूएसए में भी तो हो रहा था। स्कैम्स कितने कर रहे हैं कि वहां पे गरीबों के लिए, बच्चों के लिए फ्री खाना दे रहे हैं। वो इन्होंने कर लिया, डे के बनाए हुए हैं। वहां पे भी सारा जो मिलना चाहिए अमेरिकन को, वो ये खा रहे हैं, चालाकियां करके, स्कैम्स करके। एक्चुअल भारतीय गरीबों तक इन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं पहुंच पाता। देखो कैसे शुरुआती दौर में घुसपैठिए बहुत ही कम दिहाड़ियां मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई कानूनी विकल्प नहीं होता। कंस्ट्रक्शन, खेती, रिक्शा चलाना, कपड़ा मिल और घर, ये कम पे तैयार हो जाएंगे। जो इंडिया के मजदूर हैं वो बेचारों को भी कम पैसा मिलेगा, क्योंकि ये कम पे आ गए। यही काम यूएसए में भी हो रहा था कि यहाँ पे आ जाते हैं, कम पैसों पे तैयार हो जाते हैं, अमेरिकन को जॉब नहीं मिलती, या फिर वो कम पैसे पे करें। सेम टू सेम प्रॉब्लम। समझना चाहिए ना, वो तो समझने वालों को समझ आनी चाहिए कि वही चीज़ें दूसरे देशों में जब होती है तो उसको गलत दिखाने की कोशिश करते हैं, और ये हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ क्यों हो रहा है।
लोकल भारतीय मजदूरों की तुलना में आधी कीमत पर काम करना शुरू करते हैं। इसके कारण लोकल भारतीय मजदूरों के लिए रोजगार की अपॉर्चुनिटीज खत्म होती देखा, वही चीज मैंने बताई है ना, अमेरिका में भी तो यही हो रहा है। या उन्हें भी अपनी मजदूरी बहुत कम करनी पड़ती है। इससे देश के निचले तबके की परचेसिंग पावर कम होती है और रूरल इकोनॉमी प्रभावित। अभी तो एक न्यूज ये आई है कि कोई इंडियन अमेरिकन सीईओ है, अपनी कंपनी वाला बंदा, उसने क्या किया, अमेरिकन सबको फायर कर दिया और H1B वीजास को हायर करी जा रहा है। सस्ता काम, हाँ, कि सस्ता काम होगा। तो अब एक्शन होने चाहिए उसके ऊपर, वो कह रहे हैं लोग। पहले से ही आबादी के भारी दबाव और लिमिटेड, और सारे इंडियंस को ले रहा है, कह रहे हैं इंडियंस H1B वीजास को ले रहा है, अमेरिकन को कर रहा है। पैसे कम देना चाहते हैं ना। हाँ, वही वो न्यूज में आ रहा है आजकल। इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहे हैं। घुसपैठियों की एक बहुत बड़ी आबादी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे बड़े महानगरों और उसके आसपास के इलाकों, जैसे दिल्ली का सीमापुरी इलाका, उसमें झुग्गियां बनाते बाय हैं। गॉड, पूरा दिल्ली गंदा कर दिया। देखो क्या बनाया हुआ है, बाय गॉड। पूरे हैंगर लगाए हैं ऊपर। कपड़े मुझे तो ऐसे लगा कोई दुकानें बनाई हुई हैं, कपड़े धो के सुखा रहे होंगे। और उसके बाद इतना गंद मचाते हैं। जहाँ जहाँ ये झुग्गी झोपड़ियां होंगी वहाँ गंद भी कितना होता है, बदबू, गंद, कूड़ा। व्यवस्था, साफ पानी की सप्लाई, सरकारी अस्पतालों और वेस्ट मैनेजमेंट पर क्षमता से अधिक बोझ पड़ता है। सरकारों को इन अनऑथराइज्ड झुग्गियों और बस्तियों के मैनेजमेंट, बीमारियों को फैलने से रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर साल, वही तो, ऐसे क्या करेंगे? तभी तो एक्शन लेंगे, तभी होगा। करोड़ों रुपए अलग से खर्च करने पड़ते हैं जिसे विकास कार्यों में लगाया जा सकता था। नॉर्मली ये माना जाता है कि जो लोग भारत में कमाते हैं वो यही खर्च करेंगे, लेकिन अवैध प्रवासियों के मामले में ऐसा नहीं होता। भारत में रहकर जो भी पैसा ये घुसपैठिए कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा इलीगल तरीके से हवाला नेटवर्क के जरिए अपने मूल देश बांग्लादेश में अपने परिवारों को भेजते हैं। इससे भारत की इकोनॉमी से हर साल अरबों रुपयों की नकदी बाहर निकल जाती है। कोई टैक्स जीरो टैक्स। भारतीय बाजार में रोटेट होने की बजाय दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। चूंकि ये लोग कानून की नजर में अवैध हैं, इसलिए ये कभी भी फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बनते और न ही कोई डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स ये लोग देते हैं। ये बस्तियां अक्सर नकली नोटों के कारोबार, मवेशी तस्करी, ड्रग्स और मानव तस्करी जैसे इलीगल गतिविधियों का केंद्र बन जाते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं, और फिर यही लोग होते हैं जो क्राइम भी करते हैं। इतने जो क्राइम क्रूम होते हैं वो सब यही करते हैं, इन्हीं के लड़के बने जो होते हैं। सीमाओं से होने वाली इस तस्करी से भारत के लीगल उद्योगों जैसे डेयरी और टेक्सटाइल को भारी फाइनेंशियल नुकसान होता है। इस पैरेलल क्राइम सिंडिकेट और घुसपैठ को रोकने के लिए भारत सरकार को अपने बॉर्डर फेंसिंग, बीएसएफ, स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट्स में हर साल भारी बढ़ोतरी करनी पड़ती है। ये वो पैसा है दोस्तों जो शिक्षा में, स्वास्थ्य में और नई फैक्ट्रियां लगाने में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, अवैध घुसपैठ भारत के लिए सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये नई दिल्ली की फॉरेन पॉलिसी और वैश्विक साख के लिए भी एक बहुत बड़ी और पेचीदा डिप्लोमेटिक चुनौती है। मुझे तो इससे पूरा यूएसए का याद आ रहा है कि कैसे उन्होंने भी दिखाया था बॉर्डर पे कैसे लोगों को रोक के रखा हुआ है, अंदर आना चाहते हैं। ग्लोबल महाशक्तियों के साथ संबंध बनाए रखते हुए इस संकट से निपटना भारत के लिए हमेशा से दो-धारी तलवार पर चलने जैसा रहा है। भारत और बांग्लादेश के संबंध ऐतिहासिक और रणनीतिक रूप से बेहद मजबूत है। भारत ने हमेशा अबे चाहे कितने भी मजबूत हो ना हो, इलीगल तुम्हारे देश से कोई नहीं आ सकता, चाहे तुम फ्रेंडली कंट्री हो चाहे तुम एनिमी कंट्री हो। ये बांग्लादेश है, बाय गॉड, ऐसा वेस्ट बंगाल बना रहे हैं। हाँ, और लग भी रहा था कई जगह जो हमने देखा वो लग ही रहा था, पता ही नहीं चलता ये बांग्लादेश है कि ये अपना वेस्ट बंगाल है। करेक्ट। तो सरकार का समर्थन किया, लेकिन घुसपैठ का मुद्दा इस दोस्ती की सबसे कमजोर कड़ी है। शेख हसीना की सरकार जब तक थी तब तक चीजें फिर भी थोड़ी बेटर थी, लेकिन मोहम्मद नहीं थी तब से आए हैं और अब तारिक रहमान, इन्होंने इस रिश्ते को और बिगाड़ दिया है। भारत जब भी लाखों अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने के लिए डिपोर्टेशन की बात करता उस टाइम बल्कि और खतरा था, दोस्ती के नाड़ में इतने लोग अंदर घुसते जा रहे थे। अब जब पता चला है कि रिलेशनशिप्स खराब हुए हैं तो अब हम लोग जागे, इंडिया जागा है और अब रोक रहे हैं। पहले दोस्ती के नाम पे चुप बैठे हुए थे हम और पता नहीं कितने आ गए और वो उसका फायदा उठा के भेज भी रहे थे। डायरेक्ट तौर पर यह मानने से इनकार कर देता है कि ये उसके नागरिक हैं। बांग्लादेश का रुख हमेशा ये रहता है कि ये लोग भारतीय ही हैं या भारत के पास इनका कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं है। भारत बलपूर्वक या बड़े पैमाने पर इन्हें वापस भेजने की कोशिश करता है तो बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं भड़क सकती हैं। इसका सीधा फायदा चाइना और पाकिस्तान समर्थक ताकतें उठा सकती हैं जो भारत के पड़ोस में एक बड़ा रणनीतिक संकट खड़ा कर देगा। उधर चाइना हमेशा से भारत के पड़ोसी देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने की ताक में रहता है। भारत जब कर रहा है वो प्रभाव तो कर ही रहा है। घुसपैठ या नागरिकता कानूनों जैसे सीए, एनआरसी या मौजूदा 2026 की डेमोग्राफिक कमेटी को लेकर कड़ा रुख अपनाता है तो चाइना इसका डिप्लोमेटिक फायदा उठाने की कोशिश करता है। चीन इन देशों को भारत के खिलाफ बिग ब्रदर एटीट्यूड यानी बड़े भाई की दादागिरी का शिकार बताकर कर ले, वो खा जाएगा इन देशों को, पाले में करने की कोशिश करता है। भारत की खुली नेपाल सीमा का इस्तेमाल चीनी जासूस और नेपाल का भी खुला नहीं होना चाहिए, चेकिंग होके ही आना जाना चाहिए। नागरिक भारत में अवैध एंट्री के लिए कर रहे हैं। जब भारत इस सीमा पर सख्ती बढ़ाता है तो नेपाल इसे अपनी सॉवरेनिटी पर चोट बताता है, जिससे काठमांडू का झुकाव बीजिंग की तरफ बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। इसके अलावा जब भी भारत घुसपैठियों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेता है, जैसे उन्हें डिटेंशन सेंटर्स या होल्डिंग सेंटर्स में रखना या वापस भेजने की तैयारी, तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट्स वॉच और पश्चिमी देश भारत पर प्रेशर बनाने लगे। सब में होता है, यहाँ यूएसए में भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। भैया इनको ये नहीं मिल रहा, उनको मेडिकल कंडीशन नहीं मिल रही डिटेंशन सेंटर्स में, सब जगह यही होता है। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज उनमें यही होगा। यूएसए में सुना करो कितना बोलते हैं।
ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर जैसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की छवि को एक कठोर राष्ट्र के रूप में पेश करने की कोशिश की जाती है। भारत को लगातार ये डिप्लोमेटिक सफाई देनी पड़ती है कि भारत का ये कदम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी इंटरनल सिक्योरिटी और संप्रभुता की रक्षा के लिए कानून के दायरे में लिया गया एक निर्णय है। इसलिए दोस्तों ये सारी चीजें जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं, ये बताती हैं कि भारत के लिए अपनी धरती से घुसपैठियों को भगाने की तैयारी करना या कोई स्टेप लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन भारत ने तय कर लिया है। कहीं पे भी आसान नहीं है। यहाँ यूएसए में देख लो, इतनी मॉडर्न कंट्री होने के बाद भी निकालने में मुसीबतें हो रही हैं बहुत। तो भारत करके रहेगा। देखते हैं कहानी कहां तक जाती है। बाकी आपने अपने अगल बगल जहां भी आप रहते हैं देश में, जहां से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो आपने अपने अगल बगल क्या ऐसा कोई इलाका देखा है, ऐसी कोई फैमिली देखी है, ऐसा कोई रीजन या सेक्शन देखा है सोसाइटी का जहां पर आपको लगता है कि घुसपैठिए रहते हैं, ये इस देश का हिस्सा है ही नहीं? वही तो मैं कहती हूँ कि आसपास देखो और कंप्लेन करो। अगर आप भी ऐसे किसी इलाके के बारे में बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में तो लिखिएगा, लेकिन अपने नजदीकी पुलिस थाने में भी जाकर रिपोर्ट करिएगा। शुक्र है। हो सकता है कोई इलीगल आदमी दूसरे देश से आकर आपके यहाँ पर बस रहा है और आप ही के रिसोर्सेज को यूज करके आप ही के देश को खोखला करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अगर आप अपने अगल बगल किसी ऐसे इंसान को या ऐसी फैमिली को देखते हैं तो उसके बारे में जरूर रिपोर्ट करें, और आप किस इलाके में ऐसी चीजें ज्यादा देखते हैं या एक्सपीरियंस किया आपने उसके बारे में कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिखिएगा। वही मैं कितनी बारी वीडियोस में यही बात बोलती हूँ, थैंक गॉड कि दूसरे यूट्यूबर्स अब ये बता के अवेयरनेस लाने की कोशिश करना शुरू किया उन्होंने कि भैया आप भी अपने आसपास नज़र रखो, अलर्ट रहो और अपनी ड्यूटी करो कि भैया अगर कहीं पे शक भी हो रहा है तो जाके पुलिस स्टेशन जो भी करेक्ट अथॉरिटी है वहाँ पे जाके उनको बताओ। अब वो काम करें नहीं करें वो उनकी गलती होगी, पर आपने अपना काम किया, आपने अपना कर्म किया है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छी बात है कि अमित शाह ने साफ ट्वीट करके भी बता दिया कि हमने एक बना दी है कमेटी, वो पूरा स्टडी करेगी और 1 साल के अंदर पता चल जाएगा कि कितने घुसपैठिए आए हुए हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं और उसका इलाज क्या होना चाहिए। और डिटेंशन सेंटर्स तो खोल दिए गए हैं और लोग कई जो हैं वो तो हमने देखा भी, अभी आज एक वीडियो भी देखी जिसमें वो जा रहे हैं, अपने आप खुद ही जा रहे हैं। और सुवेंदु जो है उन्होंने भी बोल दिया है कि भैया अपने आप निकल लो, नहीं तो हम पकड़ लेंगे तो बताएंगे। बहुत टफ काम होता है ये काम है, बहुत मुश्किल काम है। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, विच इज ग्रेट। यस, बहुत टफ काम है, काम बहुत टफ है। हमने खुद मगर देख आपको रहे हैं, बॉर्डर को सिक्योर करना पड़ेगा। हम खुद देख रहे हैं कि क्या बुरा हाल करा हुआ है यहाँ पे लोगों ने। बॉर्डर सिक्योर नहीं हुआ है, हाँ। बड़ी मेहनत की वॉल बनाने की, ये करने की, कहीं बनी कहीं नहीं बनी, कई आसान फार्मर्स नहीं ने अपना पैसा लगाया वॉल बनाने के लिए, बहुत फिर भी लोग उसमें भी उनको लोगों को तकलीफ हो रही है कईयों को, बुरा हाल ये हुआ। सोचो। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।